वेलकम टू टीचिंग रथ। जैसा कि हमने आपको कहा था, हम आपको एस्टेट की तैयारी करवाएंगे और खासकर मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो आज मैं आपके लिए एक महामैराथन लेके आया हूं मैथ्स के क्वेश्चनों की। जिन बच्चों का लेवल 1 है, लेवल 2 है या लेवल 3 है, तीनों लेवल में आपका मैथ्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं और जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग लगभग इस टाइप से आते हैं। तो आज मैं आपके लिए मैथ्स के क्वेश्चन लेके आया हूँ। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनमें पीवाईक्यू भी है मोस्टली। तो ये आपके काफी हेल्पफुल होंगे। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करोगे तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है स्टेट को क्वालिफाई करने का। एक एक करके आप क्वेश्चन खुद भी करेंगे और साथ के साथ यहाँ भी समझेंगे। मैं क्वेश्चन को ट्रिक के हिसाब से करवाऊंगा, लेंथी मेथड भी। यहाँ हमें क्वेश्चनों की उस पे पकड़ बना के चलना है, हमें रटना नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे होना है, ये इस टाइप से नहीं सोचना। हमें क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को अपने हिसाब से लेके कि ये टाइप इस टाइप से सोल्व होती है, उनको टाइप वाइज करना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन तक ही आप लिमिट रह जाओ पर्टिकुलर। आप एक क्वेश्चन सीखो, उसके बदले में आप 5-10 क्वेश्चन अगर खुद से भी ट्राई करोगे या फिर वैसे वैसे क्वेश्चन आप अगर करने लग जाते हो तो समझ लो आपको मैथ आने लग गया है। तो मेरी जो आपसे सलाह रहेगी वो यही सलाह है कि आप किसी क्वेश्चन को देखो, उसको खुद से करने की कोशिश करो, फिर भी ना आए तो यहाँ हेल्प लो। आपको टाइप सीखनी है, अपने नॉलेज को इनहेंस करते हुए चलना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें मैंने एसआईसीआई का डाला है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट व्हाट सिंपल इंटरेस्ट रेट, रेट पूछी हुई है, रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर्स। वो कह रहा है कोई भी अमाउंट है, कोई भी पैसा है, वो अपने अपने आप का दुगुना हो जाता है, वो भी 8 साल में। तो वो रेट परसेंटेज क्या है, किस रेट से हो रहा है। मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारे पास 100 रुपए है, वो अमाउंट कितना बन जाता है, दुगना बन जाता है। तो साफ साफ पता लग रहा है कि इंटरेस्ट लगा होगा, एसआई लगा होगा 100 रुपए, तभी तो 100 + 100 मिलके 200 हुए होंगे। तो हम जानते हैं एसआई का जो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। एसआई हमारे पास 100 है, प्रिंसिपल हमारे पास 100 है, रेट हमें पता नहीं, और टाइम हमारे पास 8 ईयर्स है, और यहाँ हमारे पास नीचे 100 है। ये कैंसल आउट, यहाँ ये मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो 100/8 इक्वल टू आर। यहाँ अगर आप काटोगे तो 25/2 आपके पास 12.5 ईयर % आ जाएगी, रेट की परसेंट आ जाएगी, रेट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट है। ये क्वेश्चन अगर आप वैसे चले जाओगे तो ये काफी मुश्किल है, लेकिन आप कोई भी डाटा खुद से मान लोगे तो क्वेश्चन ने कुछ भी टाइम नहीं लिया, 1-2 मिनट के अंदर भी नहीं, 1 ही मिनट के अंदर कहूंगा मैं, या फिर विद इन सेकंड हमने इसको सोल्व कर लिया। इस अप्रोच से आप अगर चीजों को लेके चलते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा और आप ज्यादा क्वेश्चन भी ट्राई कर पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं। वो कह रहा है अ मैन सेल्स 320 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज, हिज गेन परसेंटेज। एक मैन है, आदमी है, वो 320 मैंगो बेचता है, यानी कि 320 का जो एसपी है, सेल किए हैं उसने, वो इक्वल है किसके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज। तो 400 मैंगोज के सीपी के इक्वल है। यहाँ से आप एसपी अपॉन सीपी की रेशियो काउंट कर सकते हैं। ये इधर 400 है, ये नीचे जाके डिवाइड में 320, 0 से 0 कैंसल आउट हो गई। ये 8 से 8×5 = 40 और 8×4 = 32 ऐसे। तो कोई चीज 4 में खरीदी है, 5 में बेच दी, एक का फायदा हो रहा है कितने पे, सीपी पे। सीपी हमारे पास 4 है और इंटू में 100, तो 25% का आपके पास फायदा हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। काफी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आता है स्टेट में। तो मेरी आपसे सलाह रहेगी कि इस टाइप को भी आप अच्छे से कवर कर लिए और काफी इजी है। नेक्स्ट, the length and breadth of a square is increased by 30%, 20% respectively. The area of the rectangle so formed exceed the area of square। वो कह रहा है किसी अगर रेक्टेंगल की लेंथ की बात करें और ब्रेथ की बात करें, वो 30% और 20% से बढ़ रही है, तो बढ़ने के बाद जो वो रेक्टेंगल बन जाता है तो वो कितना ज्यादा है एरिया ऑफ स्क्वायर से। तो मान लिया 100 पहले एरिया ऑफ स्क्वायर था, तो कोई चीज अपने आप में 100 होती है, तो लेंथ उसकी 30 से बढ़ गई, यानी कि 100 से 130 हो गई, और ब्रेथ उसकी 20 से बढ़ गई, यानी कि 120 हो गई। तो क्या देख रहे हो आप लोग, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। 12 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 की, 12 3 36, और 12 एकम 12 और 3 15, 156, यानी कि कोई चीज 100 थी तो वो 156 पे पहुंच गया, तो यानी कि एक 56% वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है।
तो ये फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या किया उन्होंने, मेंसुरेशन और परसेंटेज का मिक्सअप आपको दे दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से होते हैं, तो आप चीजों पे पकड़ बनाते हुए चलेंगे। हम बात कम करेंगे और आज क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही ली थी किस टाइप से चीजें करनी है। आज मैं आपको क्वेश्चन का करने का तरीका और कैसे हम क्वेश्चन करते हैं उस टाइप से चीजें ले। एरिया ऑफ सर्कल ए, अगर एरिया ऑफ सर्कल ए दे रखा है, रेडियस उसकी आर है, कोई भी सर्कल है उसका एरिया ए दे रखा, रेडियस आर और सी उसकी सर्कमफ्रेंस, तो इनमें से क्या ट्रू होगा ये बताना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, जबकि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास 2 पाई आर होती है। यहाँ अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन में ए सी की मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड इस टाइप से चीजें हैं, तो हम भी या तो डिवाइड कर लेते हैं ताकि दोनों चीजें कट सके। तो ए बाई सी कर दिया मैंने, तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, ए बाई सी इक्वल टू आर बाई 2, हमारे पास यहाँ ऊपर आर बचा था नीचे 2 बचा था, इस टाइप से आई हैं। ऑप्शन अगर सेकंड करें तो सी बाय ए दे रखा, आर बाई 2 हमारा इसका उल्टा आया है, तो ये ऑप्शन तो है नहीं। यहाँ क्या है, 2a इक्वल टू आर सी, 2a इक्वल टू आर सी, आपके पास 2a इक्वल टू आर सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से आपको दोनों फॉर्मूले याद हैं, तो आप उनमें ही मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ भी करके ऊपर नीचे ऐसे भी कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ही रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस, फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछ रहा, काफी इजी टाइप है। जब भी वो एचसीएफ पूछे या फिर एलसीएम पूछे तो कैसे निकलता है फ्रैक्शन का, जो पूछा हुआ है वो हमेशा ऊपर वालों का निकलता है, जबकि उससे उल्टा नीचे वालों का। जैसे यहाँ एचसीएफ पूछा हुआ है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, जबकि एलसीएम निकलेगा नीचे वालों का। एचसीएफ क्या आएगा, वो बड़े से बड़ा नंबर क्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो 5 वो बड़े से बड़ा नंबर है जिससे ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 5 इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। जबकि एलसीएम क्या आएगा, बड़े वाले की टेबल पढ़नी है, 36 गुना 1, 36 एकम 36, क्या सब उसको डिवाइड कर रहे हैं, 6 भी 36 को भाग कर रहा है और 18 भी भाग कर रहा है, तो 36 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 36, तो 5/36 इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया इस फ्रैक्शन का, 5/36 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये जो अप्रोच है, यानी कि अगर हमें एचसीएफ पूछा हुआ है किसी फ्रैक्शन का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे न्यूमरेटर का, जबकि एलसीएम निकाल देंगे डिनोमिनेटर का, इस टाइप से। अगर इसका उल्टा पूछा होता, एचसीएफ पूछा हुआ है, अगर इसका उल्टा एलसीएम पूछा होता, फिर वो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। ये अप्रोच से आपको चीजों को लेके चलना है। नेक्स्ट आपके पास एक बेसिक कैलकुलेशन से सम आया हुआ है, वो कह रहा है x इक्वल टू अंडर रूट 3018 प्लस अंडर रूट 36 प्लस अंडर रूट 169। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमें पता है हमें एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ये हमारे पास 13 का स्क्वायर है, तो 13 के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो ये 13 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया ये इसमें हो गया है अंडर रूट 36 प्लस 13। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ये ऐड करके आपके पास 49 बन रहा है। 49 हम जानते हैं 7 का स्क्वायर होता है, फिर से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3018 प्लस 49 ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ देखते हैं 9 और 8 17, 4 5 6 और 0 और 3, इस टाइप से बन रही हैं चीजें। सॉरी ये 7 आएगा, 7 क्योंकि 49 का क्या होता है 7 होता है, तो 18 और 7 25, तो 30 और 25 आएगा, ना कि ये हमने 49 ऐड कर दिया जबकि उसका रूट था 7 ऐड करना था, तो 30 25। ये आपके पास किसका स्क्वायर होता है, यहाँ हमें देखना पड़ेगा। ये आपके पास 5 6 के 30 55 का स्क्वायर होता है। कैसे, 55 का अगर आप स्क्वायर करेंगे 5 का 25 और 5 गुणा इससे एक आगे जोड़ के 6, तो 5 गुणा 6 30, तो 30 25 इसका। ये आपके पास जब यूनिट डिजिट 5 हो तो डायरेक्ट ट्रिक होती है स्क्वायर से निकालने की। इस टाइप से कम आपको मैं कहूँगा 30 तक के स्क्वायर्स और एटलीस्ट 20 तक के तो क्यूब याद होने चाहिए, तब आप इन चीजों को आसानी से कर सकते हो। ये काफी बेसिक क्वेश्चन था, पीआरटी से आई थिंक ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वो कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 616। किसी स्फीयर का सरफेस एरिया दे रखा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो देन व्हाट विल बी इट्स रेडियस, तो इसकी रेडियस क्या होगी। हम जानते हैं एक स्फीयर जो कि एक 3D फिगर है, सर्कल 2D फिगर है, इसका जो टीएस और सीएस वो सेम होता है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
यहाँ आपके पास ये दे रखा है 616 और 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपको बतानी है तो r²। यहाँ आप कैंसिल आउट करोगे, 4 से इसको करोगे 15 चौके 60, 1 4 चौके 16, 154 पे और 22 सत्ता 154, तो नीचे 7 है डिवाइड में, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो 49 इक्वल टू r²। तो r की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 7 आ गई और सेंटीमीटर। तो 7 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफी बेसिक क्वेश्चन फॉर्मूले से आया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हैं। बस मेंसुरेशन के जो मेरे हिसाब से 30 से 35 फॉर्मूलाज हैं वो आपको टिप्स पे आने चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन काफी इजी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें ये बार से क्वेश्चन आया हुआ है, बार वाली टाइप भी कई बार इंटरेस्टिंग होती है। वो कह रहा है 0.7 बार प्लस 0.6 बार माइनस 0.5 बार, ये क्वेश्चन आपके पास। आप जानते हो जो नंबर दिया गया उसको एज इट इज लिखते हैं। इसको सोल्व कैसे करते हैं, जो नंबर दिया गया उसको एज इट इज, डेसिमल के बाद जितनों पे बार है उसके नाम का 9, डेसिमल के बाद जितनों पे बार नहीं है उसके नाम की 0, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है तो ये 9 नहीं। ऐसे ही सेम प्रोसेस से ये जो नंबर दिया गया उसको लिखो, डेसिमल के बाद जितनों पे बार है उसके नाम का 9, जितनों पे बार नहीं होता तो उसके नाम की 0 और लिख देते, और ये 5/9 सेम मेथड से आ जाएंगे तीनों। तो 9 7 6 और 5, 7 और 6 13, 13 माइनस 5/9 यानी कि 8/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बार में ही पूछता तो 0.8 बार, तो 8/9 ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बार वाली टाइप आप इस टाइप से कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट के क्वेश्चन एस्टेट पहले पूछता था, अब तो फिलहाल कम है, बाकी पूछ भी सकता है। तो यूनिट डिजिट कैसे काउंट होती है, आखिरी की डिजिट, और ये मल्टीप्लाई में तो हमें भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, तो यहाँ यूनिट डिजिट 5 थी इन दोनों की, जबकि इंटू 6 करेंगे तो यहाँ 30, यूनिट डिजिट 0, और 0 इंटू 8 करेंगे फिर से 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर ही 0 है। क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट पूछी हुई थी। जब भी एक 0 बन जाए आप कितनी बार ही मल्टीप्लाई कर लेना वो हमेशा 0 ही बनाती चलेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन 0 यूनिट डिजिट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेन से आया हुआ हमारा, डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस टाइम स्पीड से। अ ट्रेन 700 मीटर लॉन्ग is running at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर, if it is crosses a tunnel in 1 minute then the length of the tunnel is tunnel। तो टनल, ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म का जब भी केस आ जाए, आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जब भी प्लेटफॉर्म, ब्रिज या फिर टनल का केस आ जाए तो यहाँ लेंथ जो काउंट होती है ये प्लेटफॉर्म, ब्रिज या फिर टनल की और साथ के साथ ट्रेन की, दोनों की लेंथ यहाँ एड ऑन होती है। ये आपके पास ट्रेन है ये, तो दोनों जब इसको कैसे पूरा क्रॉस करेगा, जब ये ट्रेन खुद की लेंथ के साथ साथ इसकी लेंथ को पूरी को क्रॉस कर देगी तब वो क्रॉसिंग मानी जाती है किसी प्लेटफॉर्म, ब्रिज या फिर टनल की। तो आपको ये जो है 70 मीटर लॉन्ग दे रखी है एक ट्रेन, तो ट्रेन की लेंथ आपको 700 मीटर लॉन्ग दे रखी है, 700 मीटर, और इसकी स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो पहले तो इसको ही चेंज कर लेते हैं। तो आपको छोटे में जाना है तो ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, ये डायरेक्ट ट्रिक है इसकी। 18 से ये 4 पे, तो 20, अब ये मीटर पर सेकंड में आ गई, 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में ये 20 मीटर जाती है, 20 मीटर एक सेकंड में 20 मीटर। तो हमारे पास मिनट का डाटा है, मिनट में कर लेते हैं क्योंकि मिनट में पूछा हुआ है। तो एक मिनट में 60 सेकंड, तो ये आ जाएगा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, एक मिनट आ जाएगा 20 इंटू 60, यानी कि 6 दूनी 12, 1200 मीटर आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल जो लेंथ है वो आ जाएगी, क्रॉसिंग की लेंथ आ जाएगी। और क्रॉसिंग कैसे है, जब टनल प्लस और ट्रेन है, तो ये आपके पास 1200 मीटर आ गई। वो किसकी पूछ रहा है, लास्ट में टनल की पूछ रहा है, क्योंकि ट्रेन की तो उसने दे ही दी। तो 1200 अगर टोटल है और ट्रेन की 700 है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ या फिर टनल की लेंथ आपके पास कितनी आ गई, 1200 माइनस 700 यानी कि 500 आ गई। काफी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था आपका इससे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऐसे कर सकते हैं, 1 सेकंड में अगर वो 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है तो एक मिनट में वो 1200, और हमें पता था इसकी लेंथ जो है 700 दे रखी है, तो माइनस करके इस टाइप से। बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है सिंप्लीफिकेशन से,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 1/8 x माइनस 4। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन एस्टेट के फेवरेट क्वेश्चन है। वो क्या, हम भी क्या कर लेते हैं, यहाँ 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको भी। तो 8 क्या होता है आपके पास, 2 की पावर 3 होता है, 2 की 3 बार गुना 8 होता है, और इनटू में आपके पास x माइनस 4 पड़ा हुआ है। यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2 की पावर 3x और माइनस का 12, ये अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे, आपको पता ही है कि अगर कभी भी पावर ऊपर जाती है तो वो नेगेटिव हो जाती है इस टाइप से। तो यहाँ भी ये नेगेटिव हो जाएंगे, 2x माइनस 3, ये आपके पास 2, तो 3 यहाँ पॉजिटिव है तो माइनस, और यहाँ ये -12 है तो ये +12, इस टाइप से। अब क्या आ गई, अब आपके बेस सेम आ गई, बेस सेम है इक्वल टू में, तो पावर्स भी क्या हो गई, इक्वल टू हो गई। ये पावर्स को इक्वल टू रख देते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू -3x प्लस 12। यहाँ ये माइनस का इस तरफ जाके प्लस का, तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 12, ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का, तो +3। 5x इक्वल टू 15, तो x आपके पास 3 आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का इजी क्वेश्चन था, तो यहाँ आपको एक्सपोनेंट एंड पावर की नॉलेज होनी चाहिए, तो इस टाइप से आप चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेसिक नंबर सिस्टम से कह सकते हैं, बस आपसे थोड़ा सा दिमाग की कैलकुलेशन करवा के आपको प्लस माइनस पूछ रहा है। ए स्टार बी को ये ऑपरेशन दे रखा है, और वो कैसे काम करता है, वो दोनों नंबरों को जोड़ देता है और दोनों की मल्टीप्लाई करके प्लस कर देता है फिर से। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 8 स्टार 7 माइनस 5 स्टार 6, ये है। तो हम भी क्या करेंगे, सेम ऑपरेशन लगा देंगे, दोनों नंबरों को जोड़ के और फिर दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ देंगे। तो 8 + 7 + 8 × 7, इस टाइप से। यहाँ भी 5 6 में लगाएंगे, तो 5 + 6 और प्लस करके दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई, इस टाइप से। बोर्ड मास का अगर आप रूल लगाओगे तो पहले मल्टीप्लाई सोल्व होएगी, तो ये आपके पास हो जाएगा 56, और ये आपके पास हो जाएगा 8 और 7 15, माइनस यहाँ भी 6 और 5 11, और ये आपके पास हो जाएगा 6 5 30। यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 15 6 के 90, 0 9 कैरी, 15 5 75, 75 और 9 आपके पास 84 840, माइनस 41, इस टाइप से। इसी की वैल्यू पूछी हुई थी, 6 5 30 और 11, ये आपके, सॉरी यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है। 6 और 5 11, 5 6 और 1 7, 71 माइनस 41, यानी कि ये आपके पास आ गया 30। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये रहा। तो बेसिक आपका क्वेश्चन था, वो एक कोई भी ना कोई ऑपरेशन दे रखा था, ऑपरेशन में वो कुछ भी दे सकता, उसकी मर्जी है, क्या पता वो a + b करके और उसका स्क्वायर कह देता, हो सकता है वो a - b करके और इनटू में a कह देता, तो वो सब उसकी मर्जी, ऑपरेशन वो कोई भी डाल सकता। आपको सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए और अपने नंबर्स इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग रखने आने चाहिए, वहां से चीजें आपकी सोल्व हो सकती हैं। कॉमन पार्ट के 30, बिल्कुल सही जवाब आपका 30 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 71 - 41। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर y + 1/z की वैल्यू 1 है, y + 1/z की वैल्यू अगर 1 है और x + 1/y की वैल्यू आपके पास 1 है, तो आपको x, y और z की वैल्यू बतानी। अगर आप डायरेक्ट देखें तो एक दो स्टेप से ऐसा कोई स्टेप नजर नहीं आ रहा कि एक दो स्टेप से ये क्वेश्चन डायरेक्ट x y z में चला जाए या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर करके ऐड कर दें, उनसे नहीं हो रहा। अगर आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं दिख रही तो आप कौन सा मेथड अपनाओगे, जब भी वेरिएबल आ जाए तो आप ट्राई करना कि आप कुछ ना कुछ पुट करके चीजों को सोचो। तो ये जो टाइप है वो पुट करने वाली टाइप है। यहाँ हम कोई ऐसा नंबर सोचते हैं जो इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है। अगर मैं y की जगह 2 मान लेता हूँ और z की जगह मैं -1 मान लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं
1/-1 तो ये 1 आ रहा है और 1 ही हमारा था, यानी कि ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने y को 2 और z को -1 मानना है। यहाँ देख लेते हैं, y जो इधर रखा था वही मानना पड़ेगा 2। अब 2 में x की जगह ऐसा क्या रखें 1 आ जाए, तो हाफ में अगर हाफ ही ऐड करूंगा तभी 1 आएगा, तो x की जगह 1/2। ये क्या है, ये मैंने खुद से सोचा है। अगर मैं डायरेक्ट इनकी इधर मल्टीप्लाई कर देता या इसको इधर कहीं करके पुट कर देता तो लेंथ ही था, ये वाला सीधा सीधा बनता, नजर ही नहीं आ रहा था। तो हमने ये पुटिंग का माना और फिर जाके चीजों को आसान किया। x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू आपके पास 2 और z की वैल्यू आपके पास -1। यहाँ कैंसिल करेंगे 2 से 2 और ये आपके पास -1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। तो ये जो अप्रोच है वहां एग्जाम में आपको इस अप्रोच से भी चलना पड़ेगा कि जब भी कहीं वेरिएबल आ जाते हैं तो क्या पता वो पुट करके भी सोल्व हो रहा हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक बार देखने में इतने अटपटे लगेंगे कि डायरेक्ट कोई रिजल्ट तो लग नहीं रहा, तो फिर करें क्या, कोई स्क्वायर वक्वेयर नहीं है या कोई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो फिर आप पुट वाली टाइप की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नंबर सिस्टम से क्या कह रहा है, इफ 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/4 ऑफ 1/3 ऑफ द नंबर, किसी भी नंबर का इज इक्वल टू 24 है, तो 20% उस नंबर का बताओ। पहले नंबर ही निकाल लेते हैं, 3 ने 3 को मार दिया, यहाँ 5 के 20 और डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल टू 24 इंटू 20, तो x आपके पास 24 दूनी 48, 480 हो गया। आंसर ये नहीं, आंसर इसका 20% है, तो आपको पता ही है 480 का 20%, 480 गुना 20/100, जीरो ने जीरो को 48 दूनी 96, तो 96 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इजी क्वेश्चन ही कहेंगे ये क्वेश्चन, नॉर्मली आपकी बस मैथ चेक करवा रहा था और कुछ नहीं, इसमें ज्यादा एफर्ट लगाने थे। ये बढ़िया टाइप है, ये टाइप आपको रिमेंबर टाइप है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, नहीं तो आप लेंथी मेथड से जाओगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। If a number is in the form of 8 की 10 into 9 की 7 into 7 की 8, अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है, इस टाइप से दिया गया है, तो देन द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, तो गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर हमें फाइंड आउट करने हैं, कितने प्राइम फैक्टर बनेंगे गिवन नंबर के। तो ये जो है प्राइम फैक्टर की टाइप है और एक नंबर दिया गया है, पहले तो प्राइम फैक्टर है तो इन सबको प्राइम की फॉर्म में करो कन्वर्ट। प्राइम आपके पास क्या होते हैं, अ नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज ओनली 2 फैक्टर, दो एक से बड़े ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17, ये आपके पास क्या है 13 17 19 23, ये सब प्राइम नंबर है, तो इनको भी प्राइम की कन्वर्ट में, तो 8 हमें पता है 2 की 3 लिख सकते हैं और उस ऊपर 10 है, 9 को हम 3 की 3 लिख सकते हैं और ऊपर 7 है, और जबकि 7 एक खुद ही प्राइम है, तो ये एज इट इज। यहाँ अगर ब्रैकेट्स में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, एक्सपोनेंट का लॉ है, तो ये 30, ये आपके पास 27 और ये आपके पास 7 की 8, 3 की ये 2 आएगा क्योंकि 3 की 2 9 बनेगा, तो ये 14 बनेगा 14, और ये आपके पास 7 की 8। अब ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, तो प्राइम फैक्टर अगर टोटल पूछ रहा है हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है, तो ये टाइप क्या है, अब ये जो पावर आई हुई है प्राइम नंबर बनने के बाद जो उनकी पावर आई हुई है उनको हमें ऐड करना है, तो वो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकल आते हैं ये। तो 30, ये 14 और 8 22, तो 22 और 30 52 आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 52। ये जो टाइप है ये आपके पास क्या, एक नंबर इस फॉर्म में दिया गया है, उसके आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने हैं, पहले उन नंबर को देखो कि वो प्राइम की फॉर्म में है या नहीं, अगर नंबर प्राइम की फॉर्म में नहीं है तो उनको बनाओ, और बनाने के बाद जो उनकी पावर्स हैं उनको आप क्या कर दो, ऐड ऑन कर दो। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन है, प्रीवियस ही है, स्टेट ने ये पूछा हुआ है, ऐसा नहीं मैं खुद से लेके आया हूँ, पूछा हुआ क्वेश्चन ही है आपके पास। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय दिस, तो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है जो इससे इन तीनों से भाग होता है, 12 से भी, 15 से भी और 18 से भी। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, जो किसी ना किसी का स्क्वायर बनते हैं, जैसे मैं 5 का स्क्वायर लिख रहा हूँ 25, तो ये 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये किसी ना किसी का स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं 20 का स्क्वायर लिख रहा हूँ 400, तो ये भी एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसी ना किसी का स्क्वायर बन रहा है। तो ये चेक कर लेते हैं पहले, तो ये सारे स्क्वायर बन रहे हैं, सारे स्क्वायर बन रहे हैं, कोई सीधा सीधा तो कैंसिल नहीं हो रहा, ये सारे के सारे स्क्वायर्स हैं, ये आपके पास 30 का है, ये आपके पास 40 का है, ये आपके पास
50 का है और ये आपके पास 20 का है, स्क्वायर तो है। अब वो स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय दिस, इनसे भाग भी होना चाहिए। तो अगर आप कोई नंबर 12 से भाग होएगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है, वो नंबर 3 से भी और वो नंबर 4 से भी भाग होना चाहिए। अब 4 से भाग होने का हमें रूल पता है कि लास्ट की 2 डिजिट 0 होनी चाहिए। और 3 से रूल क्या कहता है कि जो डिजिट का सम है वो आपके पास 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ डिजिट का सम 4 + 0 तो 4 ही आ रहा है, तो ये तो 3 से डिवाइड नहीं होता। 9 ये 3 से डिवाइड हो रहा है। डिजिट का सम 5 और 2 7, ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। और 6 और 1 7, ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो डायरेक्ट आप 3 के रूल से ही सारे ऑप्शन क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन रह रहा है। तो 12 से कोई नंबर भाग होएगा जब वो 3 और 4 से। 4 का रूल आपको पता ही है, लास्ट में 2 डिजिट, और 3 का रूल आपको पता ही है कि डिजिट का सम होना चाहिए। ऐसे ही 5 का 3 और 5 के करते तो वो सब, लेकिन यहाँ इसी से बात बन गई। तो पहले तो ये चेक करो कि सारे स्क्वायर हैं या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं, और फिर ये डिविजिबिलिटी रूल तक पहुंचो। ऐसे नहीं आप डायरेक्ट इनका एलसीएम वेलसीएम लेके और लॉन्ग प्रोसेस से चीजों को कर रहे हैं, वो आपको लेंथी अप्रोच से चलना पड़ेगा। यहाँ स्टेट हमें क्लियर करना है, लेकिन साथ के साथ स्मार्ट वर्क से क्लियर करना है। ऐसा नहीं आप मैथ पे स्टार्टिंग में जंप कर गए और मैथ पे ही आपने 2 घंटे लगा दिए, वो फिर आपका क्लियर नहीं होना। हमें साथ के साथ क्वेश्चन भी ठीक करने हैं, उनको अप्रोच से देखना भी है, टाइप भी संभालनी है, सारी चीजें साथ के साथ करनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। रिजल्ट वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर सो ऑन 20 का स्क्वायर। वैसे तो अगर किसी को स्क्वायर्स याद हैं, जैसे 11 का 121, 12 का आपके पास 144, 169, इस टाइप से 20 तक के 400, तो वो इन सबको सम करके और ये प्रोसेस कर सकता है। लेकिन वो भी थोड़ी सी लेंथी अप्रोच होगी, या फिर किसी को स्क्वायर याद नहीं होंगे। लेकिन एक फॉर्मूला है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वायर। अगर ये आपके पास लगातार नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम पूछ ले, तो यहाँ आप n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ये आपका डायरेक्ट स्क्वायर का सम दे देगा। जैसे मैं एक छोटे नंबर पे लगा के दिखाता हूँ, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 2 प्लस 1 3 और 2n, यानी कि n हमारा 2 है, तो 2n 4 प्लस 1 5 और नीचे जो है वो 6। तो 6 से 6 कैंसिल, 5 आपके पास आंसर। जबकि आप इनका डायरेक्ट मैनुअली करेंगे तब भी आपके पास 5 ही आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से ये फॉर्मूला काम करता है। तो ये फॉर्मूला लेकिन ये है कि 1 से काम करेगा, आपका 1 से n स्क्वायर तक के नंबर होने चाहिए। यहाँ 11 से हैं, तो मैं क्या करूँगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर सो ऑन 20 स्क्वायर, इस टाइप की सिचुएशन है। मैं पहले तो यहाँ से यहाँ तक के निकाल लूंगा 1 से 20, उसमें से क्या माइनस कर दूंगा, 1 से 10 तक के माइनस कर दूंगा, 1 से 10 तक के स्क्वायर माइनस कर दूंगा, तो यही निकल आएंगे हमारे पास। मैं पूरे के पूरे यहाँ से 20 तक के निकाल लूंगा, उसमें से 1 से 10 तक का माइनस कर दूंगा, तो यही निकल आएंगे। जैसे 20 तक के लिए फॉर्मूले में अगर रखूँ n की जगह 20, 20 प्लस 1 21 और 2n 20 इंटू 240 और 141 और डिवाइड बाय 6, ये आपका 1 से 20 निकल आए। माइनस कर देता हूँ 1 से 10, 10 10 प्लस 1 11 और 10 इंटू 2 20 और 1 21 और डिवाइड बाय 6, ये लगा दिया। यहाँ कैलकुलेशन सोल्व कर लेते हैं। जैसे ये 3 से कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 2 से ये चला गया आपके पास 10, तो 70 गुणा 41। यहाँ 3 से 3 दूनी 6 और 3 7 21 और 2 से ये 5 पे, तो 11 पंजे 55 गुणा 7। यहाँ आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 एकम 7, 7 चौके 28 माइनस 7 पंजे 35 3 और 7 पंजे 35 माइनस करेंगे 2 8 7 0 में से। अगर मैं 3 8 5 माइनस करूँगा तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ आपके पास 6, 16 में से 8 गए 8 और यहाँ आपके पास 7, 7 में से 3 गए 4 और यहाँ 2, तो 24 85 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है 4th। क्वेश्चन समझाने में टाइम लग गया, लेकिन अगर डायरेक्ट आप अप्रोच से करते तो इतना टाइम नहीं लगता। मैं तो दोनों तरीकों से बता रहा हूँ। आप अगर स्क्वायर्स याद हैं
तब भी कर सकते हो, लेकिन ये अप्रोच याद है, ये तब भी कर सकते हो। 1 से अगर n स्क्वायर तक के फॉर्मूले आपको ये सम याद है तो आप यहाँ से 2-3 फॉर्मूले और हैं नॉलेज के लिए, उनको भी लिख लो। अगर n तक का पूछता बिना स्क्वायर तो वो आपके पास n इंटू n प्लस 1/2 हो जाता। अगर क्यूब कर देता 3 की क्यूब ऐसे करके n की क्यूब करता तो वो आपका सेम n जैसा होता, लेकिन उसके ऊपर क्या हो जाता, होल का स्क्वायर हो जाता, इस टाइप से। तो स्क्वायर, सिंगल पावर और क्यूब ये तीनों आपको नॉलेज में होने चाहिए। तो इस टाइप के फॉर्मूले को आप नोट कर लेना ताकि ये आपके फ्यूचर में काम आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास को प्राइम से क्वेश्चन है। को प्राइम और ट्विन प्राइम, इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले प्राइम की ही होनी चाहिए। कई बच्चों को प्राइम तक ही नहीं पता होता, जबकि पीआरटी में आपका एस्टेट का फेवरेट टॉपिक है, वो 1 2 3 क्वेश्चन प्राइम से जरूर डालता है। तो प्राइम से क्वेश्चन क्या कहता है, प्राइम होते ही क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज ओनली 2 फैक्टर। अ नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, तो ये प्राइम है। 2 इसमें सबसे स्मॉलेस्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सब प्राइम है। 2 आपके पास क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम है और साथ के साथ इवन प्राइम भी है। तो 2 ये प्रॉपर्टी रखता है दोनों, जबकि 3 स्मॉलेस्ट ओड प्राइम है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम। ये तो प्राइम की नॉलेज होगी। इसमें प्राइम में आप एक रिजल्ट, 2 रिजल्ट भी याद रख सकते हो। 1 से 100 तक के बीच में जो आपके प्राइम होते हैं वो 25 होते हैं, जबकि 1 से 50 तक के बीच में आपके पास 15 और 50 से 100 तक के बीच में आपके पास 10। तो टोटल मिलके 1 से 100 तक के बीच में आपके पास 25 ऐसे हो जाते हैं। कई बार रिजल्ट आ जाता है कि 50 से 80 तक के प्राइम नंबर से उनका सम निकालो, इस टाइप से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो आपको प्राइम नंबर्स की नॉलेज बढ़िया होनी चाहिए। ये अगर 100 से 200 की बात करें, इसके बीच में आपके 21 प्राइम नंबर होते हैं। तो इस टाइप के कुछ रिजल्ट हैं, ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। प्राइम नंबर ही नहीं पता तो उसकी ये डेफिनेशन और ये उसके कुछ 1 2 रिजल्ट, ये स्मॉलेस्ट ओड इवन, और ये भी अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट आपको इसी में को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है। ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है वो को प्राइम होते हैं, यानी कि उनमें 1 से अलग और कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी उनका HCF 1 होएगा, तो वो को प्राइम कहलाएंगे। जैसे अगर मैं 3 और 5 की बात करूं तो इनका HCF 1 है। यहाँ प्राइम होना कोई जरूरी नहीं, मैं 4 और 7 भी ले सकता हूँ, ये भी क्या है, इनका HCF भी 1 है। कई बार हमें रटना नहीं है कि को प्राइम में प्राइम वर्ड है तो प्राइम होने जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉन प्राइम नंबर के साथ भी कर सकते हो। तो को प्राइम नंबर क्या है, जिनका HCF 1 हो। जबकि ट्विंस प्राइम क्या है, यहाँ प्राइम होना जरूरी है। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, जैसे 3 और 5 क्या है आपके पास, ट्विंस प्राइम है, ये पेयर में ही होते हैं। जैसे मैं कह दूं 17 और 19 आपके पास क्या है, ट्विंस प्राइम है। 5 और 7 आपके पास ट्विंस प्राइम, दोनों प्राइम है और इनका HCF 1 है। आपके पास 71 और 73 भी क्या है, ट्विंस प्राइम है। तो ट्विंस प्राइम कई बार भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्विंस प्राइम, तो इनमें से कौन सा ट्विंस प्राइम है। तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन मिल जाता है, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो ये 1 से 100 तक के बीच में लगभग लगभग 6 ट्विंस प्राइम होते हैं। तो यहाँ को प्राइम क्या है, जिनका HCF 1 है। यहाँ HCF देखेंगे तो आपके पास 7 आ रहा है, तो ये तो है नहीं। यहाँ देखोगे तो HCF आपका यहाँ भी 1 नहीं आ रहा, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से, इनफैक्ट 4 से भी डिविजिबल है, तो यहाँ तो है नहीं, HCF 4 है। यहाँ आपका दोनों 13 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 13 HCF है, यहाँ भी नहीं है। तो ये दोनों नंबर हैं जहाँ HCF कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। तो जिनका HCF 1 आता है तो वही क्या होते हैं, आपके को प्राइम होते हैं। तो को प्राइम आपके पास सेकंड 17 और 25 आ गए। नेक्स्ट चलते हैं। कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं आप, अगर कोई आपको ऐसे क्वेश्चन पूछना है या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, स्टैट से कई क्वेश्चन आते हैं, मीन मोड मीडियन
प्रोबेबिलिटी, ये सारे स्टैट के ही टाइप हैं। वो कह रहा है 12 टिकट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 12, 1 से 12 तक की टिकट दे रखे हैं जिन पे 1 से 12 ही लिखे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 11 12 तक की ये टिकट है, उन पे 1 से 12 तक की नंबरिंग लिखी हुई है। इफ वन टिकट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक टिकट इनमें से सिलेक्ट कर लिया रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द टिकट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3, जो उस पे नंबर आएगा वो 2 और 3 का मल्टीपल आएगा, तो कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का आप फॉर्मूला जानते ही हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होता है, पीई का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यह आपके पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है जो हमारे फेवर में है, यानी कि 2 और 3 के मल्टीपल हमारे फेवर में होंगे, और टोटल ये हमारे पास 12 है, तो नीचे तो 12 आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 2 और 3 के मल्टीपल देख लेते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं जो उनकी टेबल में आते हैं। 2 के मल्टीपल क्या है, 2 4 6 8 10 12, ये 2 के मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल 3 6 हमने ले लिया 9, तो ये 3 के मल्टीपल है। तो ये टोटल कितने हो गए, 3 3 6 और 2 8, 8/12। तो हमारे फेवर में ये 8 आए हैं जो 2 या 3 के मल्टीपल हैं। 4 से काट भी लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, तो 2/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं और आपसे डिस्कस करूं तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी होती है। ये आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर कोई भी आंसर आपको प्रोबेबिलिटी का 1 से ग्रेटर दिख गया, 1.25 या 2 या 7 कुछ भी दिख गया, तो वो आपके पास डायरेक्ट रोंग है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी जा ही नहीं सकती। इस करके उन्होंने आंसर भी सारे 1 से छोटे दे रखे हैं। जबकि नेगेटिव में भी नहीं जा सकती, 0 से हमेशा बड़ी रहेगी। कभी भी आपको आंसर नेगेटिव में दिखे तो वो तो डायरेक्ट आप क्रॉस कर देना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसे काम करती नहीं। 0 हो सकती है, क्योंकि 0 वाले को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और 1 वाले को बोलते हैं श्योर इवेंट। जैसे मैं कह दूं कि एक बैग में रेड कलर की गेंद है, मैंने एक गेंद निकाली, एक बॉल निकाली, वो बताओ कितने चांसेस वो रेड ही निकले। तो जब है ही रेड तो निकलेगी रेड, तो वहां 100% चांसेस है, वहां श्योर इवेंट है, वहां प्रोबेबिलिटी 1 आएंगी। जबकि यही सेम एग्जांपल मैं इम्पॉसिबल इवेंट में लिखूं, बोलूं, तो वो क्या आएगा कि एक बैग में लाल कलर की गेंदें हैं, रेड कलर की बॉल हैं, मैंने एक बॉल निकाली, कितने चांसेस, वो व्हाइट कलर की निकले, तो वहां 0 है चांसेस। क्यों? क्योंकि व्हाइट कलर की है ही नहीं। तो ये 2 टाइप से ये। और यहाँ जो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की और किसी भी इवेंट के ना होने की, पी नोट, तो ये आपके पास हमेशा ऑलवेज इक्वल टू 1 आता है। कई बार सीईटी वगैरह या कुछ एग्जाम्स में तो ये डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछ लिया जाता है कि प्रोबेबिलिटी का रिलेशन बताओ किस टाइप से है, तो वहां एक के होने की दे देता, कई बार ना होने की पूछ लेता, या ना होने की दे के होने की पूछ लेता है, तो 1 माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी से कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको डाई की, आपको कॉइन्स की, आपको कार्ड्स की, इस टाइप की नॉलेज प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चनों को करने के लिए होनी चाहिए। आगे फर्दर क्लासेस में हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2/3 है। नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉफिट लॉस से ही है। रमेश सोल्ड 2 मोटरसाइकिल फॉर ₹54,500 ईच। रमेश ने क्या किया, 2 मोटरसाइकिल बेच दी 54,500 रुपए में। ही अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन 1 मोटरसाइकिल। एक मोटरसाइकिल पे उसने 8% क्या करवाया है, प्रॉफिट कमाया है, जबकि दूसरी पे 8% लॉस किया है। दूसरी पे उसने 8% लॉस किया है। ऑन अनदर कोई नहीं। तो ये आपके पास क्या है, ही अर्न्स प्रॉफिट, उसने एक पे तो 8% प्रॉफिट कमाया, जबकि दूसरे पे उसने 8% लॉस कमाया। वो कह रहा है रमेश ने 2 मोटरसाइकिल बेच दी, 54,500 रुपए में एक बेची है, यानी कि दोनों बेची है इतने इतने पैसों में, सेम अमाउंट है सोल्ड की। तो वो एक पे प्रॉफिट आया है, एक पे लॉस आया है, तो बताना नेट उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस। पहली बात तो अगर सेम प्रॉफिट सेम लॉस हो तो हमेशा लॉस ही होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एसपी क्या है, आपका बेचने का प्राइस सेम है और एक अमाउंट पे लॉस हुआ, एक अमाउंट पे प्रॉफिट हुआ है, इस टाइप से है, और वो प्रॉफिट और लॉस सेम है, तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद कर सकते हो। जो आपकी लॉस परसेंटेज आएगी वो आपके पास x² by 100 आती है। x यहाँ क्या है, जितना प्रॉफिट या जितना लॉस हुआ है, यानी कि 8,
तो 8 का स्क्वायर बाय 100, तो ये आपके पास 64 बाय 100, तो हम कर सकते हैं 0.64। ये आपके पास क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट नहीं, यहाँ लॉस हुआ है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन सी टाइप है, जब आपका सेलिंग प्राइस सेम हो और जो प्रॉफिट और लॉस की जो परसेंटेज है वो भी दी हुई हो, वो भी सेम है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो लेंथी अप्रोच है, वो आप समझ ही गए होगे। तो ये थोड़ा सा बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हैं, और इस अप्रोच से करोगे तो बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 150। जो रेगुलर पॉलीगन का हर एक इंटीरियर एंगल है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, जैसे आपके पास स्क्वायर है, एक रेगुलर पॉलीगन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक रेगुलर पॉलीगन है। आपके पास पेंटागन, जिसकी सारी साइड इक्वल हो, सारे एंगल इक्वल हो, वो भी एक रेगुलर पॉलीगन है। तो ये रेगुलर पॉलीगन तो ये होता है। उसका जो इंटीरियर एंगल है वो भी ईच, वो 150 डिग्री दे रखा है। हमें एक रिजल्ट पता होना चाहिए, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। ये 8th क्लास से आपका रिजल्ट है, पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से या फिर पॉलीगन चैप्टर से, लाइन एंड एंगल से। तो ये ईच इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल का इंटीरियर और एक्सटीरियर को आप इस टाइप से समझ सकते हैं। ये कोई ट्रायंगल है, ये इसका इंटीरियर एंगल है, और जबकि ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। एक रिजल्ट तो ये है। दूसरा क्या, ईच इंटीरियर एंगल उन्होंने 150 दे रखा है, और n की वैल्यू, n यहाँ नंबर ऑफ साइड है, तो n-2 इंटू 180। हमें साइड ही फाइंड आउट करनी है, यानी कि n की वैल्यू ही, तो 0 ने 0 को और 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, डिवाइड बाय n भी होता है, क्योंकि ईच वर्ड जब भी आ जाता है तो उसमें डिवाइड बाय n आएगा, जबकि अगर सिंपल इंटीरियर पूछता तो वहां n नहीं आता, तो डिवाइड बाय n। तो यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 5n इक्वल टू 6n माइनस 12। तो ये उधर और ये इधर, 12 इस तरफ जाके प्लस का, जबकि 5n उधर जाके माइनस का, तो ये आपके पास n और यहाँ 12, तो 12 उस पॉलीगन की क्या आ जाएंगी, साइड आ जाएंगी, 12 साइड। 2-3 रिजल्ट आपको बताना पसंद करूंगा मैं। एक तो जब भी कभी सम ऑफ एक्सटीरियर आ जाए, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ये आपके पास 360 होता है, सारे के सारे एक्सटीरियर एंगलों का जोड़ 360 होता है। जैसे ये पेंटागन है, इसके एक्सटीरियर एंगल ये, इसका ये, इसका यहाँ ये और ये सबका जोड़ आपके पास 360 होएगा। अगर ईच एक्सटीरियर पूछ ले, इसमें भी ईच वर्ड लगा दे, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो डिवाइड बाय n, n यहाँ नंबर ऑफ साइड है, तो ये एक्सटीरियर के रिजल्ट है। जबकि इंटीरियर का रिजल्ट आपके पास ये है। अगर ईच वर्ड ना आता तो मैंने बता दिया, n-2 इंटू 180, ये आपके पास इंटीरियर का है। अगर वो डायरेक्ट इंटीरियर का दे देता, इंटीरियर एंगल इतना है, इंटीरियर का सम इतना है, तो ये रिजल्ट। ईच वर्ड बोल दे तो डिवाइड बाय n, इसमें ईच वर्ड बोल दे तो डिवाइड बाय n, n यहाँ नंबर ऑफ साइड है। अगर डायरेक्ट पूछता है तो 360, ये ऑलवेज 360 रहेगा एक्सटीरियर का सम, कोई भी पॉलीगन दे रखा हो हमेशा 360 रहता है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर 12 है, जबकि 2-3 रिजल्ट आप यहाँ से ऐसे नॉलेज में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक इनकम्प्लीट टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक इनकम्प्लीट अ पर्टिकुलर टास्क इन 25 डेज, एक किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, तो ए की जो एफिशिएंसी है वो 25 है। बी कैन फिनिश अ टास्क इन 15 डेज, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए एंड बी टुगेदर वर्क फॉर 5 डेज, ए और बी ने 5 दिन तक काम किया, 5 दिन तक। एंड ए लीव्स द टास्क, ए काम छोड़ के चला गया। हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क, बी कितने दिन लेगा बचे हुए काम को करने के लिए। पहले टोटल काम ही निकाल लेते हैं, टोटल काम हमेशा इनका एलसीएम होता है। एलसीएम कैसे निकलता है, आप बड़े वाले की टेबल पढ़ना शुरू करो, 25 एकम 25, इसको भाग नहीं कर रहा, 25 दूनी 50 अब भी नहीं कर रहा, 25 3 75, अब 15 75 को भाग कर रहा है, तो 75 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, डायरेक्ट एलसीएम। नहीं तो फिर वो आप बच्चों वाले अप्रोच से करना। 25 से ये कितने पे डिवाइड हो रहा है, एक दिन का काम क्या है, 3 है, जबकि बी आपका एक दिन में कितना काम करता है, 5 करता है, क्योंकि ये इससे 5 से डिवाइड हो रहा है। ये तो आपका टोटल वर्क होता है, जो यहाँ एलसीएम लेके आता है, ये आपका टोटल वर्क है, टोटल वर्क। जबकि ये आपकी 1 डे एफिशिएंसी आ गई, एक दिन में। ए जैसे किसी काम को 25 दिन में करता है, टोटल काम 75 है, तो वो एक दिन में 3 काम करता होगा।
बी ऐसे ही 15 दिन में किसी काम को करता है, टोटल काम 75 है, तो जरूर वो एक दिन में 5 काम करता होगा, तो ये वन डे एफिशिएंसी आ जाती है, वन डे। तो उन्होंने दोनों ने मिलके 5 दिन तक काम किया, दोनों एक दिन में कितना करते हैं, 5 और 3 8 काम करते हैं, तो 5 दिन में उन्होंने 40 काम खत्म कर दिया होगा, जबकि टोटल काम कितना है 75। 75 में से 40 उन्होंने 5 दिन में खत्म कर दिया, तो माइनस कितना रह गया आपके पास, 35 काम रह गया। 35 काम किसको करना है, ए तो चला गया, तो बी को करना है। बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 35 काम करने में आपके 7 दिन लेगा, 7 डेज। काफी इजी टाइप है, इस अप्रोच से करोगे आप ऐसे ऐसे खूब सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर डायरेक्ट आ जाता है भी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, जो भी काफी इजी टाइप बनती है, तो 75 दोनों एक दिन में मिलके 8 काम करते हैं, तो 75/8 दोनों मिलके आ जाता। लेकिन ये क्वेश्चन में दोनों ने मिलके 5 दिन तक काम किया है, तो 5 दिन में वो एक दिन में अगर 8 करते हैं तो 5 दिन में 40 काम कर लेंगे, जबकि काम बच जाएगा 35। 35 को बी को करना है, बी एक दिन में 5 कर रहा है, तो 35 काम करने में 7 दिन लेगा। काफी बढ़िया अप्रोच से, इस अप्रोच से क्वेश्चन करेंगे तो चांसेस है कि बहुत कम टाइम में और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट इज 65। जो एवरेज का क्वेश्चन आया हुआ है, एवरेज आपको पता होना चाहिए, मीन बोल लें या एवरेज बोल लें, क्या होती है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी ऑब्जर्वेशन दी गई है उन सबका सम डिवाइड बाय जितनी वो है उतनी, और ये आपके पास एवरेज का फॉर्मूला बनता है। तो इस टाइप से अब वो कह रहा है 13 रिजल्ट्स का जो एवरेज है वो 65 है, यानी कि एवरेज 65 है, रिजल्ट वो कितने हैं 13 है। तो ये अगर हमें सम निकालना पड़ गया तो दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो सम आपके पास कितना आ जाएगा, 65 इंटू 13 आ जाएगा। यहाँ आप कर सकते हैं 13 पंजे 65, 5 और 13 छिके 78, 78 और 5 65, 78 और 6 845 आपके पास इन दोनों की मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 रिजल्ट इज 62, फिर से 7 रिजल्ट की जो एवरेज है वो 62 है, तो यहाँ फिर से हम वही मल्टीप्लाई, क्योंकि इस फॉर्मूले से आप समझ ही गए होंगे, सम निकल रहा है यहाँ भी, तो सम मल्टीप्लाई से ही निकलता है। 7 दूनी 14 और 6 से 42 और 1 43, तो 3 4 3। वो कह रहा है द एवरेज ऑफ लास्ट 7 रिजल्ट 67, जो आखिरी के 7 रह गए उनकी 67 है, यहाँ भी 7 की है और वो 67 है, तो यहाँ सम कितना आ रहा है, यहाँ सम आ रहा है 7 से 7 49, 4 और 7 6 42, 42 और 4 40, तो यहाँ सम ये आ रहा है। तो यहाँ वो टोटल पहली लाइन में तो पूरा 13 बता रहा है, जबकि यहाँ वो 7 7 करके 14 की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो 9 और 4 13, 6 और 3 9 और 1 10 और 4 और 4 8 और 1 9, तो 903 की उसने इंफॉर्मेशन हमें दे दी, जबकि स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन उसने 845 की दी है। तो वो यही कह रहा है कि जो नंबर एक्स्ट्रा लिया है 7th रिजल्ट वो कितना है, तो टोटल जो अब आया है और उसमें से पहले था वो माइनस कर देते हैं। 13 में से 5 गए 8, यहाँ कैरी 9 में से 4 गए 5, तो 58 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवरेज से क्वेश्चन था, हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन ये है, क्यों, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला ही हमें ये कह रहा है अगर आपके पास सम नहीं है तो सम कैसे आएगा, इन दोनों की जो एवरेज दी गई है और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जितने नंबरों की है, 13 नंबरों की है तो 13 से करना पड़ेगा, 7 की है तो 7 से करना पड़ेगा। इस टाइप से यहाँ मल्टीप्लाई का रिजल्ट हमें समझना पड़ेगा क्यों कर रहे हैं। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन थी वो इतनी थी और स्टार्टिंग में उसने इतनी दी है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो एक एक्स्ट्रा आया है वो 58 है, तब जाके ये हमारा रिजल्ट आया है। इस टाइप से आप एवरेज के क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट, if mean and median of a distribution are 60 and 48 respectively, then mode of the distribution। तो मीन मोड मीडियन स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है ये। आपको मीन एवरेज तो मैंने बता ही दिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मोड की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी या मोस्ट रिपीटेड डाटा। तो अगर मैंने एक डाटा लिख रहा हूँ 2 2 4 6 8 2 3, तो इसमें अगर मोड कोई पूछे तो सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुआ है वो मोड हो जाता है, मोड यानी कि 2 इसका मोड आ जाएगा। जबकि इसी में अगर कोई मीडियन पूछ लेता तो डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर लेता हूँ 2 2 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6 और उसके बाद 8 असेंडिंग ऑर्डर में। तो जो सेंटर में लाई करेगा 3 इधर से छोड़ दिए 3 इधर से, ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा।
अगर सेंटर में 2 लाई करते तो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 वो आपका मीडियन हो जाता। ये कब के लिए है? जब डाटा आपका अनग्रुप्ड दे रखा हो, यानी कि ऐसे रैंडम बिखरे हुए नंबर दे रखे हो। ग्रुप डाटा के लिए रिजल्ट बदल जाते हैं, तो ये अनग्रुप डाटा के लिए आपका मीन मोड मीडियन इस टाइप से है। अगर यहाँ मीन पूछता तो सबको जोड़ के डिवाइड बाय जितने ये नंबर हैं वो कर देता, वो मैंने पिछले क्वेश्चन में मीन में बताया। अब आपका एक रिजल्ट है मीन मोड और मीडियन का, जो तीनों का रिलेशन आपको बताता है। वो रिजल्ट क्या है? आपके पास मोड आता है कैसे? 3 मीडियन -2 मीन। ये एक रिजल्ट है जो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। कई बार एस्टेट इससे क्वेश्चन पूछता है, इसी रिजल्ट से लगभग हर साल ही पूछता है। तो मीन एंड मीडियन आपके पास दे रखे हैं, जो पहले दे रखा है वो मीन है और जो बाद में दे रखा है वो मीडियन है। यानी कि मीन 60 है और मीडियन 48 है, तो मीडियन की जगह तो मैं 48 और जबकि मीन की जगह मैं 60। और पूछा हुआ है मोड, हमारा भी मोड ही आएगा कैसे? 8 तिये 24 और 4 तिये 12 13 14 माइनस 60 दूनी 120 माइनस कर देते हैं, तो ये आपके पास 24 इस क्वेश्चन का क्या आ गया? मोड आ गया 24। तो मीन मोड मीडियन और ये रिलेशन, इन चीजों की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर डाटा आपका अनग्रुप्ड है तो मीन मोड मीडियन मैंने बता दिए और तीनों का रिलेशन इस टाइप से आप बता दिया। जबकि अगर डाटा ग्रुप्ड आ जाता, जहां आपको क्लास इंटरवल दिया होता है, क्लास मार्क्स दिए होते हैं, फ्रीक्वेंसी दी होती है, उस टाइम आपके पास मीन निकालने का आपने क्लास 10th में पढ़ा भी होगा, समेशन FI/XI डिवाइड बाय समेशन FI, इस टाइप से चीजें होती हैं। मोड के लिए भी अलग चीजें हैं और मीडियन के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालनी पड़ती है। ये थोड़ा सा लेंथी टाइप आ जाती है स्टेट कभी कभार ही, या मुश्किल से मैंने एक ही क्वेश्चन देखा है जो इस बेस पे आया है, वो भी मीन से ही आया, मोड मीडियन से तो वो भी नहीं। ज्यादातर हर साल यही तरीके से आते हैं, या तो इससे या फिर वो आपके पास मीन मोड मीडियन इस टाइप से क्वेश्चन देता है। ये जो ग्रुप डाटा है इससे काफी कम क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर। तो हाइट बतानी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अगर आपके पास जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। हम देख लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल हो, रेगुलर पॉलीगन ही है, तो तीनों साइड और तीनों एंगल 60 के, और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल वो आपके पास 180 होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट बतानी है, ये वाली इसकी हाइट है, ये बतानी है। अगर इसकी जो साइड है वो 6 दे रखी हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हाइट का और एरिया का। हाइट का फॉर्मूला क्या है आपके पास? हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? √3/2 इंटू साइड। जबकि आपके पास एरिया का क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपके पास √3/4 साइड का स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले इक्विलेटरल ट्रायंगल से भी हर बार क्वेश्चन आता है आपके स्टेट में, तो ये आपको दोनों याद करने पड़ेंगे, रिमेंबर होने चाहिए। √3/4 साइड कितनी दे रखी है? साइड आपके पास 6 दे रखी है, 2 से ये 3 पे कैंसिल, तो 3√3 आपके पास क्या आ गया? इस ट्रायंगल का हाइट आ गई इसकी। एरिया अगर निकालना पड़ता, मैं वैसे निकाल के दिखा देता हूँ, जबकि एरिया यहाँ पूछा नहीं गया। साइड आपके पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, तो ये आपके पास हो गया 9 चौके 36, तो 4√3 सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया है, जबकि पूछा नहीं हुआ आपने, इसमें हाइट पूछी हुई है, तो ये इतने सेंटीमीटर आ जाएगी। हाइट और एरिया आपको दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं वो आपके पास आइसोसेलेस, जबकि जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती वो आपके पास स्केलन। तो वहां भी आप हीरोन्स फॉर्मूले से उनके एरिया वगैरह निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इंजीनियर। इंजीनियर से आपके पास कितने बन सकते हैं वो आपके पूछ रहा है। आपको इंजीनियर से आप कितने अलग अलग टाइप के वर्ड बना सकते हैं वो आपसे पूछ रहा है। तो इंजीनियर इस टाइप के क्वेश्चन परमुटेशन से आते हैं, अरेंजमेंट से। ENGINEER, ये आपके पास इंजीनियर की स्पेलिंग है। तो इसके आपके अलग अलग टाइप से कितने वर्ड बन सकते हैं वो पूछ रहा है। तो ये जो टाइप है इसमें आप पहले तो ये लेटर ही काउंट करेंगे कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके पास, तो 8 फैक्टोरियल इसका ऊपर। और जिसकी भी फ्रीक्वेंसी जितनी है, यानी कि जो जितनी बार रिपीट कर रहा है उससे वो माइनस भी करने पड़ेंगे। जैसे ई यहाँ 3 बार रिपीट कर रहा है तो 3 का फैक्टोरियल डिवाइड में, और एन यहाँ 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल और डिवाइड में।
अगर यहाँ कोई और लेटर भी होता, आई अगर 2 बार होता तो 1 2 का फैक्टोरियल और आ जाता। आपके ये माइनस भी करने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई भी वर्ड लूं GAGAN गगन, तो उसमें अगर मैं इन दोनों को चेंज भी कर दूं तब भी जो नया वर्ड है वो सेम ही आ जाता है। तो वर्ड तो नया बना नहीं, लेकिन मैंने चेंजिंग तो की है, लेकिन नया वर्ड नहीं बना, तो ये केस मेरे को माइनस करना पड़ेगा। वो माइनस आपके इस फॉर्म में ऐसे होते हैं, फैक्टोरियल फॉर्म में। तो फैक्टोरियल कैसे ओपन होता है? n फैक्टोरियल n इंटू n-1 n-2 इस टाइप से सो ऑन 3 2 1 1 तक जाके खुलता है। और कहीं भी आप फैक्टोरियल को रोक के फैक्टोरियल लगा सकते हैं, जैसे 8 फैक्टोरियल 8 7 6 5 4 3 3 तक मैं रोक देता हूँ, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल है, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल 2 गुना 1, तो ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 2 से आप इसको काट लो, 2 से ये 4 पे, तो हमारे पास जो नंबर आए हैं वो आए हैं 4 गुणा 7 6 5 4। ये आपके पास 5 चौके 20 और 6 दूनी 12 120, तो ये आ गया। और 7 चौके 28 आपके पास ये आ गया। तो यहाँ कर लेते हैं 12 8 96 6 और 9 आपके पास कैरी, 12 दूनी 24 24 और 9 अच्छा आपके पास ये 3360 आपका करेक्ट आंसर आया है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद वही। तो जो मैंने बताया है इस टाइप से आप चीजों को करके चलेंगे। अभी पिछली साल ही पेपर करवा रहा था मैं, तो उसमें एप्पल का था, एप्पल का तो पता ही है 5 का फैक्टोरियल और डिवाइड बाय p 2 बार आया हुआ है, तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड, तो 5 4 3 2 2 तक रोक दिया, नीचे 2 है ही, तो ये कैंसिल, 5 का 20 20 दिया 60, वहां आंसर 60 था। तो ये हर बार क्वेश्चन आता है एक जो आपका फैक्टोरियल फॉर्म से होता है। इस टाइप को आप ऐसे कर सकते हैं कि जो फैक्टोरियल है उसकी थोड़ी सी नॉलेज लेके वो कहीं तक भी 1 तक जा सकता है लास्ट, और कहीं भी उसको रोक सकते हैं कैंसिल करने के लिए, और इस टाइप से आप कर सकते हैं। आपको कुछ फैक्टोरियल भी डायरेक्ट याद होने चाहिए, जैसे 0 का फैक्टोरियल आपके पास 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 गुना 1 2, 3 का फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1 यानी कि 6, 4 का फैक्टोरियल आपके पास 24 और 5 का फैक्टोरियल आपके पास 120, 6 का फैक्टोरियल 720, जबकि 7 का फैक्टोरियल आपके पास 5040 और 8 का फैक्टोरियल 40320, इस टाइप से है। नेक्स्ट, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 50, किसी ट्रायंगल का एक एंगल 50 दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग टू एंगल इज 30, जो बचे हुए 2 एंगल है उनका डिफरेंस 30 दे रखा है, तो सबसे छोटा एंगल बताना है। इसके लिए आपको क्वेश्चन की टाइप समझनी पड़ेगी। एक एंगल आपके पास 50 दे रखा है और जो 2 एंगल हैं उनका डिफरेंस आपके पास वो 50 30 दे रखा है। तो ये आपको पता ही है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है किसी भी ट्रायंगल के, कि तीनों का जोड़ आपके पास 180 होएगा। तो 50 प्लस एक्स प्लस वाई आपके पास 180, तो x प्लस वाई आपके पास 180 माइनस 50 यानी कि 130। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एलिमिनेशन से दोनों को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ कैंसल, 2x इक्वल टू ये आपके पास 160, तो x आपके पास आ जाएगा 80। x अगर 80 है तो y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसमें रख देता हूँ 80 प्लस वाई इक्वल टू 130, y इक्वल टू 130 माइनस इधर प्लस में उस तरफ जाके माइनस में, तो 130 माइनस 80 ये आपके पास आ जाएगा 50। तो वो स्मॉलर ही पूछ रहा था, स्मॉलर 50 50 और x आपके पास 80 है, तो छोटे वाला 50 ही है, या तो ये 50 कह लो या y जो 50 आया उसको कह लो, तो छोटे वाला 50 है। इस टाइप से आपको ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जोड़ पता होना चाहिए। 180 है, अगर इसकी जगह क्वाड्रिलेटरल होता वहां आपका चारों एंगलों का जोड़ 360 है, जबकि पेंटागन होता तो पांचों एंगलों का जोड़ आपके पास 540 है, जबकि हेक्सागन होता तो 720। तो इस टाइप से एंगल सम प्रॉपर्टी आपको ट्रायंगल्स की या फिर क्वाड्रिलेटरल्स की, पेंटागन की, ऐसे आपको रिमेंबर होने चाहिए 5-7 रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन इजी। नेक्स्ट, इन एन ऑफिस 3/5 ऑफ टोटल एम्प्लॉयज आर फीमेल, किसी भी ऑफिस में 3/5 जो टोटल एम्प्लॉयज हैं वो फीमेल है, यानी कि ये फीमेल और ये मेल, 5 में से 3 वहां क्या है, फीमेल है, एंड द रेस्ट आर मेल, तो रेस्ट आर मेल है, तो 5 में से 3 अगर फीमेल है तो मेल कितने रह गए, मेल 2 रह गए, 5 में से 2 क्या है, मेल है। इफ 2/9 पार्ट ऑफ फीमेल, फीमेल का 2/9
एंड 1/4 पार्ट ऑफ मेल्स, मेल्स का 1/4 एब्सेंट हैं। आपके पास इतने एब्सेंट है तो हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 से ये 3 पे और 2/5 ये 15 प्लस 2 से 2 पे तो 1/10। ये आपके पास क्या है, एब्सेंट है, तो टोटल एम्प्लॉयज एब्सेंट बताने हैं, तो टोटल एम्प्लॉयज हैं तो दोनों को प्लस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ आपके पास 15 और 10 का एलसीएम फिर से 15 दूनी 30, 30 ही आ जाएगा क्योंकि 30 को भाग कर रहा है। ये 15 से ये 2 पे 2 दूनी 4 और 10 से ये 3 पे 3 एकम 3, तो 7/30 क्या है आपके एब्सेंट हैं। 30 में से 7 क्या हैं, एब्सेंट हैं, तो 7/30 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप चीज़ों को कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपको फीमेल और मेल की इंफॉर्मेशन देके और टोटल एम्प्लॉयज पूछ रहा था। नेक्स्ट, ये जो सीरीज ये तीनों पार्ट के लिए कहूंगा मैं क्योंकि मैंने इसमें मिक्स क्वेश्चन डाले हुए हैं। आपका मेंसुरेशन भी आया हुआ है, आपका साथ के साथ ये जो चैप्टर है जो पीछे गया था आपका टाइम वर्क वगैरह के चैप्टर भी हैं, आपका एंगल वगैरह के चैप्टर भी हैं आपके पास परमुटेशन भी है, सब टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो ये पीआरटी और टीजीटी की तो मैं खास सीरीज कहूंगा। पीआरटी के लिए तो बहुत ही बेस्ट है क्योंकि ये मोस्टली प्रीवियस ईयर ही मैंने डाले हैं, और जो टीजीटी के लिए वहां भी ये हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि पिछली बार जो एस्टेट का टीजीटी आया था वो इन्हीं क्वेश्चनों पे बेस्ड आया था। पीजीटी में जो आपका 10 मार्क्स का आता है उनमें इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, तो ये उसके लिए हेल्पफुल है। पीआरटी के लिए तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर कोई आप में से पीआरटी को देख रहा है तो इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट पे देखना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं और इसी टाइप के ज्यादा आते हैं। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि और क्वेश्चन लेके। A metal sphere of radius 9 centimeter melted and small balls of radius 0.6 centimeter are being made from it, the number of small ball। तो स्मॉल बॉल निकालनी है। क्या किया उसने, एक मेटल का स्फीयर है, स्फीयर एक 3D शेप है सर्कल जैसा ही, लेकिन वो 3D है जैसे आपकी फुटबॉल है, तो ये उसकी रेडियस होती है। 3D शेप है जिसकी रेडियस 9 है और उसको मेल्टेड करके छोटे छोटे स्मॉल बॉल बना दिए। स्मॉल बॉल बनेंगे वो भी आपके 3D शेप के स्फीयर ही बनेंगे। ये इसकी कैपिटल आर मान लो रेडियस, तो छोटे छोटे बना दिए जिनकी रेडियस 0.6 है, इसकी तो 0.6 है और जबकि ये आपके पास 9 सेंटीमीटर था। तो ये स्मॉल बॉल बताने कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स निकालने का क्या मेथड बनेगा, जो आपका इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ काउंट होएगा क्योंकि किसी भी चीज को मेल्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम काउंट होता है उसमें। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉल, वन स्फीयर बॉल या फिर वन बॉल जो छोटी है स्मॉल है उसका, इसके पूरे वॉल्यूम में से डिवाइड कर दूं इसकी एक बॉल का वॉल्यूम, तो ये टोटल बॉल्स कितनी है वो निकल आएंगी। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, आपके पास स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई, अगर बड़ा है तो कैपिटल आर का क्यूब और छोटे के लिए 4/3, इसकी रेडियस को हमने स्मॉल आर मानना है तो स्मॉल आर का क्यूब। ये आपके पास स्फीयर का वॉल्यूम है, जबकि टीएससी और सीएससी स्फीयर का आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4/3 ने 4/3 को मार दिया, पाई ने पाई को, तो कैपिटल आर डिवाइड बाय स्मॉल आर। कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास क्यूब करना है तो 9 क्यूब है तो 3 बार, और स्मॉल आर आपके पास 0.6 है तो 6 6 6, और इनके जो डेसिमल है बाय 10 बाय 10 बाय 10 वो पलट के ऊपर, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000 वो ऊपर चलेगा। यहाँ कैंसिल आउट कर लेते हैं 3 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 9 2 3 2, और ये 2 गुना 2 गुना 2 4 दूनी 8, 8 से ये डायरेक्ट 125 पे, तो 3 तिये 27, 9 तिये 27 गुना 125 ये आपको करना है। तो अगर आप 27 गुना 125 करेंगे आई थिंक 3375 आएगा, फिर भी करके देख लेते हैं। 35 5 3 12 से 84 87, 2 से करेंगे 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24 और 1 25, तो 5 7 8 और 5 13 3 3375 आया है। तो यही बनेगा क्योंकि ऐसे ही होता है। नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या है, ये तो लॉजिक है। अगर एक की कितनी काउंटिंग निकालनी है तो आपको जितना टोटल था और उसको 1 से वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो काउंटिंग निकल आती है, नंबर से निकल आते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो। यहाँ ये जरूरी है, ऐसा नहीं आप पाई की वैल्यू रखो फिर कैंसिल आउट करो
आपको पता है कि डायरेक्ट ये कैंसिल आउट होनी है तो कैंसिल आउट कर दो। कई बच्चे अगर कैलकुलेशन में इसको इधर करने लगे, इसको इधर, पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, वो लेंथी प्रोसेस है। यहाँ पे ये देखो दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड ही करना है, वॉल्यूम दोनों के सेम है, तो क्यों ना चीजें कैंसिल आउट करके वो डायरेक्ट अप्रोच पकड़े हम, तो इस टाइप से। नेक्स्ट, sum of the HCF and LCM of two number is 504। तो HCF और LCM का सम दे रखा है, HCF प्लस LCM का जो सम दे रखा है वो आपके पास 504 दे रखा है, एंड LCM इज 55 टाइम्स HCF। एक ये रिजल्ट दे रखा है, जो LCM है वो 55 गुना है किसका, HCF का। इफ वन नंबर इज 99, एक नंबर